हेलो फ्रेंड्स, इससे पहली वीडियो में मैंने आपको जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है उसकी आईयूपीएसी के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की जो डिफरेंट थ्योरीज है उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। देखो, जब मैंने सबसे पहला लेक्चर स्टार्ट किया था तो उस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास तीन डिफरेंट थ्योरीज है। सबसे पहली थ्योरी क्या है, वर्नर्स थ्योरी, वर्नर्स थ्योरी। ओके, सेकंड जो थ्योरी है वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये किसने दी थी, पाउलिंग ने दी है। ओके, लास्ट जो थ्योरी थी हमारे पास क्या थी, सीएफटी थी। देखो, इन तीन थ्योरी को मैं आपको बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन करवाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल डिटेलिंग करेंगे हम इन थ्योरीज की। और एक इसका सबसे मॉडिफाइड वर्जन जो मैंने कहा था सबसे एडवांस थ्योरी है वो है एलएफटी। इसको क्या बोलता है, लिगेंड फील्ड थ्योरी। ठीक है, तो सबसे पहले थ्योरी है वर्नर थ्योरी, देन क्या है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, देन है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, और सबसे एडवांस जो थ्योरी है, मोर रेशनलाइज और एडवांस जो थ्योरी है वो है एलएफटी। दिस इज नथिंग बट इट इज लिगेंड फील्ड थ्योरी। ओके, तो आज हम केवल डिस्कस करेंगे वर्नर थ्योरी के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे, वर्नर थ्योरी। तो देखो, वर्नर थ्योरी क्या है, सबसे पहले देखो एक हल्का सा ओवरव्यू लेते हैं कि वर्नर कौन था। देखो, वर्नर का जो कंप्लीट नेम था वो है अल्फ्रेड वर्नर। इसका जो कंप्लीट नेम है वो है अल्फ्रेड वर्नर। ठीक है, इन्होंने 1893 में वर्नर थ्योरी दी थी। ठीक है, 1893 में वर्नर थ्योरी दी थी। और याद रखना, ये पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट थे जिनको 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, तो ये पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्हें इनऑर्गेनिक के फील्ड में क्या मिला था, सबसे पहले क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, देखो अब इन्होंने किया क्या, इन्होंने बोला अकॉर्डिंग टू वर्नर थ्योरी देयर आर टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज ऑफ सेंट्रल मेटल एटॉम। ठीक है, या यू कैन से अकॉर्डिंग टू वर्नर थ्योरीज देयर आर टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज ऑफ मेटल इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये क्या बोलता हूं मैं, अगर मैं इसको आगे लिखता हूं तो मैं बोलूंगा अकॉर्डिंग टू वर्नर्स थ्योरी there are two types of valencies। ठीक है, दो टाइप से वैलेंसीज होती है ऑफ मेटल्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो देखो भाई, ये कौन सी दो टाइप की वैलेंसीज है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली जो वैलेंसीज है इसको बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी। क्या बोलते हैं, प्राइमरी वैलेंसी। सेकेंड है, दूसरी जो वैलेंसी है वो है सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी, देखो एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन कराऊंगा कि व्हाट इज प्राइमरी वैलेंसी, व्हाट इज सेकेंडरी वैलेंसी। तो देखो, जो प्राइमरी वैलेंसी है वो कुछ नहीं होता, वो ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होता है। तो मैं क्या बोलूंगा, इट इज ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, इट इज ऑक्सीडेशन नंबर। तो प्राइमरी वैलेंसी है भाई, वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर होता है। और व्हाट इज योर सेकेंडरी वैलेंसी, इट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, इट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, ये क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। देखो, अगला हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। देखो, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इससे आपको ये थ्योरी पूरी
कंप्लीटली समझ में आ जाएगी, और आप जेई चाहे नीट हो कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप इजीली उसको क्या कर सकते हो, टैकल कर सकते हो। तो देखो ये क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल, ठीक है, नॉन डायरेक्शनल। और ये वाला क्या होता है, सेकेंडरी वैलेंसी हमेशा कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, तो ये क्या हुआ, डायरेक्शनल होता है। क्या होता है, डायरेक्शनल होता है भाई। तीसरी चीज देखो, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो ये आयनाइजेबल होती है, जो प्राइमरी वैलेंसी होती है ये आयंस में कन्वर्ट हो जाती है, आयंस में कन्वर्ट हो जाती है, आयनाइजेबल होती है। देखो अगर इसको वाटर सॉल्यूशन में डालोगे तो ये क्या हो जाएगा, आयनाइज हो जाएगा, और ये क्या है, नॉन आयनाइजेबल होती है, नॉन आयनाइजेबल, नॉन आयनाइजेबल होती है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, जो हमारा प्राइमरी वैलेंसी है दिस इज नथिंग बट इट्स योर ऑक्सीडेशन स्टेट, सेकेंडरी वैलेंसी इज योर कोऑर्डिनेशन नंबर, ओके। प्राइमरी वैलेंसी इज ऑलवेज नॉन डायरेक्शनल, सेकेंडरी वैलेंसी इज डायरेक्शनल, प्राइमरी वैलेंसी इज ऑलवेज आयनाइजेबल, और जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो नॉन आयनाइजेबल होती है, ठीक है। अब देखो जो चौथा पॉइंट है, याद रखना ये जो प्राइमरी वैलेंसीज होती है वो हमेशा सेटिस्फाइड होती है एनायन के थ्रू, सेटिस्फाइड बाय एनायनिक लिगेंड। तो क्या लिखूंगा, सेटिस्फाइड बाय एनायनिक लिगेंड, एनायनिक लिगेंड, लिगेंड्स। और याद रखना जो सेकेंडरी वैलेंसीज होती है वो न्यूट्रल और अनायन दोनों के द्वारा सेटिस्फाई होती है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं न्यूट्रल, न्यूट्रल प्लस, या ऐसे भी हो सकता है कि न्यूट्रल प्लस एनायनिक हो, तो न्यूट्रल एंड एनायनिक लिख देता हूं, न्यूट्रल एंड एनायनिक लिगेंड, ठीक है, न्यूट्रल एंड एनायनिक लिगेंड्स। देखो अब जो पांचवा पॉइंट है उसमें क्या है, जो हमारे पास भाई सेकेंडरी वैलेंसी है, सेकेंडरी वैलेंसी है उसको तो क्या किया जाता है, सॉलिड लाइन से दिखाया जाता है, जो प्राइमरी वैलेंसी है उसे डॉटेड लाइन से दिखाया जाता है। तो मैं बोलूंगा जो प्राइमरी वैलेंसी है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है डॉटेड लाइन से, और जो सेकेंडरी वैलेंसी है उसको क्या किया जाता है, सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है भाई, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट थे। पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट था जो प्राइमरी वैलेंसी है वो क्या है, जो प्राइमरी वैलेंसी है भाई वो क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर, जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो क्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर होती है, ठीक है। जो हमारे पास प्राइमरी वैलेंसी है वो नॉन डायरेक्शनल होती है, जो सेकेंडरी वैलेंसीज होती है वो डायरेक्शनल होती है। ये आयनाइजेबल होता है प्राइमरी वैलेंसी, ये क्या होता है, नॉन आयनाइजेबल होता है। याद रखना सेटिस्फाइड बाय अनायन, सेटिस्फाइड बाय अनायन एज वेल एज समटाइम न्यूट्रल, न्यूट्रल लिगेंड, ओके। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डॉटेड लाइन और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सॉलिड लाइन, ओके। तो ये हमारी वर्नर थ्योरी है, ठीक है। अब ये तो हुई थ्योरी कि ठीक है आपने एक एग्जाम के लिए पढ़ना था और आपने इसको लिख दिया, लेकिन किस तरह से इसे अप्लाई करेंगे, आते हैं एक एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिए, देखो एग्जाम्पल्स लेता हूं मैं कुछ। देखो मेरे पास है COCl का होल 3 और 6NH3। देखो दूसरा जो कॉम्प्लेक्स है मेरे पास वो है COCl का होल 5, 3 ले लेते हैं, और 5NH3, ठीक है। और इसके बाद वाला जो है वो है COCl का होल थ्राइस और 5NH3। तो देखो भाई ये हमारे पास इस टाइप से 3 कॉम्प्लेक्सेस हो गए। तो अब हमें इनका क्या करना है, पूरी ज्योमेट्री देनी है कि इस वर्नर्स थ्योरी के बिहाफ पे इनकी ज्योमेट्री क्या होगी। तो देखो भाई नॉर्मली मैंने कहा था, देखो याद रखना अगर कभी भी कॉम्प्लेक्स बनाना है तो कॉम्प्लेक्स बनाते समय एक चीज याद रखना कि अगर ये आपका सेंट्रल मेटल एटम है तो मोस्ट प्रोबेबली जो न्यूट्रल एलिमेंट्स होने चाहिए, जो NH3 है इसमें वो क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होना चाहिए, समझ में आया। और ये हमेशा कोऑर्डिनेशन स्फीयर 6 के लिए, कोऑर्डिनेशन स्फीयर 6, देखो मोस्ट प्रोबेबली कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बनता है, ठीक है, या कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हम मोस्टली हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में देखते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के से बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन 6 जो है एक रेगुलर ज्योमेट्री और काफी स्टेबल है। तो मोस्टली आपको क्या बनाना है,
6 कोऑर्डिनेशन नंबर बनाना है। वन एस थ्योरी मोस्टली आपको 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि 4 कोऑर्डिनेशन नंबर्स के लिए नहीं लगती है, बट मोस्ट प्रोबेबली जब आपको लिगेंड दे रखे होंगे तो आप उसको क्या करोगे, 6 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाओगे उसका। ठीक है, तो ये क्या आएगा CO। देखो NH3 5 है तो मोस्ट प्रोबेबली आपको जो न्यूट्रल लिगेंड है वो अंदर ही रखना है, अनलेस और अनटिल, जब तक आपको दिया नहीं होगा कि वो कोऑर्डिनेशन नंबर के कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर है। ठीक है, तो ये आया NH3 का होल 5 और देन एक Cl आएगा ताकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाए और 2 Cl कहाँ चले गए, बाहर, और देन एक लास्ट वाला बनेगा CO। ओके, देन NH3 का होल 4 ले लेते हैं, इसे दोनों सेमी कंपाउंड हो गए। NH3 का होल 4, देखो NH3 का होल 4 ले लेता हूँ। देखो तो ये NH3 का होल 4 आ गया और क्या कर लेते हैं, 2 Cl अंदर और 1 Cl क्या हो गया, बाहर। तो देखो देखो भाई, सब जगह ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। क्या निकालना है भाई, ऑक्सीडेशन नंबर। क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर। और दूसरा क्या चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, और जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी। ठीक है, तो देखो भाई, अगर मैं पहला कंपाउंड बोलता हूं, पहला कंपाउंड, तो इसमें जो Cl3 तो कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर होगा। देखो अब नॉर्मली मैं आपको ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ से निकाल लेते हैं। आप तो इसमें बिल्कुल परफेक्ट हो चुके हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालने। तो इसको x मानेंगे, न्यूट्रल है तो NH3 का होल 6 जो है वो कितना हो जाएगा, क्या डोनेट करता है भाई, 0। वो 0 चार्ज होता है जब वो डोनेट करता है। और कितना है, 6 प्लस कितना हुआ, -1 और कितना है 3, तो इज इक्वल्स टू 0। तो यानी कि x इज इक्वल्स टू कितना आया भाई, +3। और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया पहले वाले में, +3। और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, देखो भाई कोऑर्डिनेशन नंबर तो सबके लिए 6 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसके लिए भी 6 है और कोऑर्डिनेशन नंबर इसके लिए भी 6 है। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे भी निकालोगे तो +3 आएगा और यहाँ पे भी निकालोगे तो +3 आएगा। तो देखो भाई, अब आपको किस तरह से पुट करना है, देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो किस तरह से देखना है कि कैसी ज्योमेट्री बनेगी। तो देखो ये हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम है CO। देखो इस वाले कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूँ, इस वाले कॉम्प्लेक्स की, इसमें 6 NH3 है। तो देखो ऑक्टेहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो क्या बनेगा, ऑक्टेहेड्रल बनेगा, NH3 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 और NH3, ये बन गए 4 और एक NH3 यहाँ पे और एक NH3 यहाँ पे, NH3 और वो क्या है NH3। तो देखो ये जो NH3 है यहाँ पे, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो सॉलिड लाइन है ये आपकी सेकेंडरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकेंडरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, लेकिन उसने क्या बोला है, जो 3 Cl है, इसका मतलब देखो ये जो 6 हो गए, ये तो 6 NH3 है, तो ठीक हो गया भाई कि कोऑर्डिनेशन स्पेयर को ये 6 NH3 बना रहे थे। ये कोऑर्डिनेशन मींस ये वाला इस ब्रैकेट के जो अंदर है वो लिगेंड 6 NH3 थे, तो इसलिए वो सेकेंडरी वैलेंसी हो गया। लेकिन ये जो +3 है तो ये कहां से आया है, 3 Cl से आया है। तो यहाँ पे जो 3 Cl है, 3 Cl माइनस है, वो क्या दिखाएगा, जो 3 Cl है वो क्या दिखाएंगे, वो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे। तो देखो वो मैंने कहा था किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डॉटेड लाइन से। तो डॉटेड लाइन कहीं भी लगा दो, देखो भाई तीनों डायरेक्शन में लगा दो। देखो एक मैंने यहाँ पे लगा दिया, कहीं भी लगा सकते हैं, वो नॉन डायरेक्शनल है। एक Cl यहाँ लगा दिया, एक मैंने डॉटेड करके यहाँ लगा दिया, कहीं भी लगा सकते हैं, और एक डॉटेड करके मैंने यहाँ लगा दिया। ठीक है, क्योंकि नॉन डायरेक्शनल है तो कहीं भी लग सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, 6 NH3 जो थे वो क्या कर रहे हैं, सेकेंडरी वैलेंसी को दिखा रहे हैं, और 3 Cl माइनस जो दिखा रहे हैं वो किसको दिखा रहे हैं, प्राइमरी वैलेंसी को दिखा रहे हैं। ठीक है, देन फिर जाकर के दूसरा कंपाउंड लिया, ये वाला कंपाउंड लिया भाई। तो देखो यहाँ पे क्या है, CO, यहाँ पे क्या है CO, सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, 5 NH3 है भाई, 5 NH3 है, तो पहले 5 NH3 बना लेते हैं। देखो
5NH3, 5NH3। देखो भाई यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, आपको यहां पे दिख रहा होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसका मतलब सेकेंडरी वैलेंसी तो 6 है, लेकिन यहां पे तो NH3 5 ही है, इसका मतलब एक Cl जो है वो सेकेंडरी वैलेंसी की तरह भी काम कर रहा है। तो देखो एक Cl को मैंने फिर जाकर के क्या कर दिया, डार्क कर दिया, जो किसकी तरह भी काम कर रहा है, सेकेंडरी वैलेंसी की तरह काम कर रहा है। देखो अब फिर यहां पे अगर बात करोगे +3, तो यहां पे क्या था, NH3 जो थे वो 5NH3 सेकेंडरी वैलेंसी को दिखा रहे थे, प्लस एक जो Cl था वो किसको दिखा रहा था, सेकेंडरी वैलेंसी को दिखा रहा था। अब देखो यहां पे फिर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +3, इसका मीन्स क्या है, +3 मतलब +3 किस चीज से आ रहा है भाई, 2 Cl से आ रहा है और एक ही अंदर वाले Cl से आ रहा है, यानी कि 3 Cl से ही +3 आ रहा है। तो इसका मतलब 3 Cl आपके क्या भी दिखा रहे हैं, प्राइमरी वैलेंसी भी दिखा रहे हैं। ठीक है, तो देखो भाई इस हिसाब से तो आपके कितने हो गए, 3 Cl हो गया और 1 Cl हो गया, टोटल मिलाकर के 4 हो गए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना, तो देखो ऐसा भी हो सकता है कि एक टाइम पे एक ही एनायन प्राइमरी वैलेंसी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और सेकेंडरी वैलेंसी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसको दिखाने का तरीका ये है भाई। तो इसका मीन्स यहाँ पे क्या है कि जो Cl है, 3 Cl ये हो गए, 1 Cl ये हो गया, तो टोटल Cl कितने हो गए, 4 Cl, लेकिन 4 Cl तो है ही नहीं भाई, कितने Cl है, 3 Cl है, तो मीन्स एक Cl ऐसा है जो प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है और सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो मैंने आपके लिए ये लगा दिया है। ठीक है, देन देखो देन क्या हुआ, देन बाकी जो 2 Cl हैं वो क्या है, नॉन डायरेक्शनल है, वो तो डायरेक्टली प्राइमरी वैलेंसी को दिखा रहे हैं ना, तो वो कहीं भी लग सकते हैं। ठीक है, तो वो कहीं भी लग गए। देन अब अगला वाला एग्जांपल आ जाओ, ये क्या है, NH3 और Cl2। तो यहां पर से पता चल रहा है कि कोऑर्डिनेशन जो नंबर है वो 6 है, वो कहां से आ रहा है, NH3 कितने NH3 है भाई, 4, Cl कितने हैं, 2 Cl से आ रहे हैं। अरे Cl +3 किससे आ रहा है, +3 अंदर के 2 Cl से और बाहर के 1 Cl से, फिर यहां लगेगा कि कितने हो गए भाई, Cl2 नहीं लिख देते हैं, इसे 2 Cl लिख देते हैं, समय कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कहीं भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं है। देखो तो ये कितना आया, 2 Cl यहां से बन रहा है और 1 Cl ये वाला बाहर रहा, 2 Cl ये अंदर वाला, 1 Cl बाहर वाला है, ये प्राइमरी वैलेंसी, और अंदर वाला कोऑर्डिनेशन स्पेयर भी किससे बनना है, NH3 + 2 Cl से। तो आपको लगेगा कि 2 और 1 3, 3 2 5 हो गए, 5 Cl नहीं है भाई, तो इसमें क्या है, केवल 3 Cl है, तो इसका मतलब 2 Cl ऐसे है जो प्राइमरी को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं और सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आ गया CO और बना दो भाई कितने, 4NH3 है, तो कितना आया NH3, ये भी कितना आया NH3, ये भी कितना है भाई NH3, और दिस इज आल्सो NH3। ठीक है, तो ये तो एग्जैक्टली सेकेंडरी वैलेंसी हो गए, लेकिन 2 Cl ऐसे हैं जो प्राइमरी को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं और सेकेंडरी को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, जो प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं और सेकेंडरी वैलेंसी को भी क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, और एक Cl बचा जो केवल प्राइमरी को दिखा रहा है, तो उसे डैश करके कहीं भी दिखा सकते हैं। ठीक हो गया, तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि वर्नर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग किस तरह से किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसीज होती है। तो जो प्राइमरी वैलेंसी है वो हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर होती है और जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। ठीक है, तो देखो भाई आगे जो हम करेंगे कुछ एविडेंस, ठीक है, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को जो मतलब वर्नर्स थ्योरी के फेवर में है। तो अगला क्या करेंगे, अगला मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको, पढ़ाऊंगा एविडेंस। देखो भाई एविडेंस इन फेवर ऑफ वर्नर्स थ्योरी। ठीक है, वर्नर्स थ्योरी, देखो भाई वर्नर्स थ्योरी ने क्या बोला, जो प्राइमरी वैलेंसी है वो आयनाइजेबल होती है। अगर तुम किसी भी तरह से प्रूव कर दोगे कि हाँ भाई प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है, देखो ये एक रिसर्च माइंड है कि किस तरह से दिख रहा है उसको कि अगर आयनाइजेबल है तो इसका मतलब ये किसी भी ना किसी तरह से किसी के साथ प्रेसिपिटेट बना सकता है। अगर कोई दूसरा आयन इसके साथ इंटरेक्ट करे तो तब जाकर के प्रेसिपिटेट बना सकता है। तो वर्नर्स ने थ्योरी दे दी, लेकिन जब बाद में उसको डिफेंड करने का टाइम आया तो उसके लिए कुछ एविडेंस मांगे जाते हैं। तो जो एविडेंस है वो सबसे पहले क्या है, प्रेसिपिटेशन।
प्रेसिपिटेशन मेथड्स। देखो तो नॉर्मली प्रेसिपिटेट किस तरह से बनता है, देखो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्सेस थे वो है CONS3 का होल 6 और 3Cl बाहर से था। पहला कॉम्प्लेक्स ये था Cl3। सेकेंड जो कॉम्प्लेक्स था वो है CONS3 का होल 5, एक Cl है और 2 Cl कहाँ थे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर थे। तीसरा जो कंपाउंड था CONS3 का होल 4 और दिस इज Cl2 और एक Cl जो था कोऑर्डिनेशन स्फीयर के क्या था भाई, बाहर था। ठीक है, अगर तुमने इसमें AgNO3 एक्सेस में डाला, मुझे नहीं पता कितना जा रहा है, AgNO3 डाला, AgNO3 डाला और AgNO3 डाला, ठीक है, और किस में डाला, ये सारी चीजें क्या है, एक्सेस में है। किस में है, एक्सेस में है। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में डाला है, जितने Ag चाहिए उतने Ag निकल जाएंगे भाई उस AgNO3 से। एक्सेस का मतलब ये होता है। तो देखो क्या होगा, आपको पता है कि ये जब टूटेगा तो ये 3Cl माइनस देगा। क्या देगा, 3Cl माइनस। ठीक है, और ये 3Cl माइनस किसके साथ ऐड होंगे, 3Ag के साथ, क्योंकि एक्सेस में डाल रखा है तो कितने भी Ag प्रोवाइड होंगे तो ये किसके साथ, 3Ag प्लस के साथ जाएगा। ठीक है, तो ये एक 3AgCl का क्या देगा, प्रेसिपिटेट देगा भाई। और इस प्रेसिपिटेट का कैसे पता चलता है कि AgCl 3 थे, तो देखो कैसे पता चलेगा। देखो बहुत केमिस्ट्री का एक माइन्यूट सा ये बेसिक फंडा है कि अगर AgCl है तो देखो वो कितना देगा, 143.5 होता है इसका मॉलिक्यूलर वेट, इतना ग्राम का होता है। ठीक है, अगर 3 आएगा, अगर 3AgCl आएगा तो देखो उसका अगर तुम वे करोगे ना उसे तो कितना आएगा, 3 टाइम्स ऑफ 143.5 ग्राम आएगा भाई। ठीक है, तो यहां से कितना आएगा भाई, लिख देता हूं, 3 इंटू 143.5 इतने ग्राम आएगा भाई। ठीक है, वे कर लिया तो हाँ, यहां से पता चल गया कि हमारे पास जो 3Cl थे वो आयनाइजेबल हैं। दैट मीन्स वो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। देखो अगले वाले में क्या आएगा, Cl2। कितने Cl2 है भाई, 2 Cl2 हैं, तो कितना बनेगा, कितना Ag आएगा, 2 Ag आएगा, तो कितना बनेगा, 2AgCl बनेगा भाई। और कैसे पता चलेगा, 2 इंटू 143.5 ग्राम मिलेगा। ठीक है भाई, देन तीसरा वाला है, तो तीसरे वाले में क्या मिलेगा, नॉर्मल सी बात है, यहां से एक Cl आएगा, यहां से एक Ag आएगा। देखो AgNO3 तो एक्सेस में, जितने Ag चाहिए उतने Ag उठा लो भाई, तो ये कितना आ जाएगा, 1 AgCl आएगा भाई, 1 AgCl आएगा। तो इसका मतलब क्या है, 143.5 इतना ही ग्राम मिलेगा। तो देखो इस तरह से वर्नर ने डिफेंड किया कि हाँ भाई प्रेसिपिटेट बन रहा है, तो इसका मतलब 3Cl, पहले वाले से 3 AgCl बन रहे थे, दूसरे वाले से 2 AgCl बन रहे थे और लास्ट वाले से क्या बनना था, 1 AgCl बनना था। तो इस तरह से वो अपनी थ्योरी को डिफेंड कर पाया कि किस तरह से प्राइमरी वैलेंसी होती है, किस तरह से सेकेंडरी वैलेंसीज होती है। ठीक है, एक और मेथड, बहुत इजी वाला जो मेथड है, मैं आपको और एक दूसरा मेथड बता देता हूं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। देखो कुछ क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट्स भी होता है, जैसे मेजरमेंट ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, उससे भी डिफेंड हुआ था ये। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पे करवा देता हूं, कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बोलो या मोलर कंडक्टेंस बोलो, किसके बिहाफ पे कराओ भाई, मोलर कंडक्टेंस के बिहाफ पे। किसके बिहाफ पे, मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस के बिहाफ पे। देखो भाई मोलर कंडक्टेंस के बिहाफ पे, तो देखो अगर मेरे पास इन जनरल 2 सॉल्ट है, NaCl और CaSO4। ठीक है, तो देखो इसके पास +2 चार्ज, इसके पास -2 चार्ज, इसके पास +1 चार्ज, इसके पास -1 चार्ज। देखो भाई चार्ज कहाँ ज्यादा है, यहां ज्यादा है, तो इसका मतलब इसका जो कंडक्टेंस है भाई, कंडक्टेंस वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। किसके मुकाबले, NaCl के मुकाबले। ठीक है, तो आपको सेम इसी तरह से देखना है। तो देखो मेरे पास क्या था, CONS3 का होल 6 था। ठीक है भाई, और बाहर थे Cl3। दूसरा कंपाउंड क्या था भाई, ये था CONS3 का होल 5 था और एक Cl था और दूसरा क्या था, Cl2। अगला वाला है CONS3 का होल 4 और 2 Cl2।
2 Cl, ठीक है, और 1 Cl बाहर है। तो देखो भाई, जब आपने इसको एक्वस सॉल्यूशन में जाकर के डिसॉल्व किया, जब हमने इसको एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया, तो ये एक्वस सॉल्यूशन में क्या बना, देखो CONH3 का होल 6, देखो 3 Cl तो बाहर हो गए भाई, 3 Cl माइनस, और आपको बोला था अगर 3 माइनस है तो यहां पे कितना हो जाएगा, 3 प्लस होगा। सिमिलरली अगर ये जाएगा तो CONH3 का होल 5 और Cl बनेगा, ठीक है। दोबारा देखो, अगर 2 Cl माइनस बाहर गए, देखो Cl माइनस 2 बाहर गए तो यहां पे कितना आ जाएगा, +2 आएगा। और एक और है तीसरा वाला, अगर एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया, एक्वस तो लिख दो इसके ऊपर से एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। किसमें डिसॉल्व किया भाई, एक्वस सॉल्यूशन में। किसमें डिसॉल्व किया, एक्वस सॉल्यूशन में। तो क्या आया भाई, तो ये आया CONH3 का होल 4 Cl2, देखो, और 1 Cl जाएगा बाहर। हाँ भाई, 1 माइनस है तो इसके ऊपर से क्या जाएगा, 1 प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इजी तरह से आपने आयनाइज कर दिया। तो देखो, अब जब जाकर के कंडक्टेंस मेजर किया गया, तो देखो यहां पे चार्ज क्या था, इसके ऊपर +3 चार्ज था, इसके ऊपर -1 चार्ज था। तो क्या था, +3 और -1। यहां पे क्या था भाई, +2 और -2। देखो यहां पे कितना था, +1 और -1। देखो नीचे चार्ज डिक्रीज होता जा रहा है, सबसे पहले +3 था, फिर +2 था, लास्ट में कितना गया, +1। तो इसका मतलब डाउन टू द रो। अगर मैं ऊपर से नीचे की तरफ को जाऊं तो जो कंडक्टेंस है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है भाई, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो मैं बोलूंगा CONH3 का जो होल 6 था और Cl3 था, एक ये है, दूसरा CONH3 का होल 5 और Cl, और 2 Cl2 बाहर, ठीक है। और तीसरा था CONH3 का होल 4 और ये क्या है भाई, Cl, ठीक है। और क्या है, Cl2 सॉरी, और Cl एक बाहर है। तो देखो सबसे ज्यादा कंडक्टेंस किसका होगा, इसका होगा, उसके बाद इसका होगा, ठीक है। तो यहां से जो है ये कंडक्टेंस क्या हो रहा है भाई, ये कंडक्टेंस क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। समय कंडक्टेंस क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो इस तरह से उसने बोला कि सबसे ज्यादा कंडक्टेंस यहाँ है, इसका मतलब सबसे ज्यादा आयन यहाँ पे क्या हुए, जनरेट हुए, फिर इससे कम, और सबसे कम यहाँ पे हुए। तो इस तरह से जो वर्नर्स थ्योरी था उसका एविडेंस मोलर कंडक्टेंस से बात करो आप, चाहे प्रेसिपिटेशन मेथड से बात करो, और एक मेथड मैंने आपको और बताया था, मेजरमेंट ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये क्रायोस्कोपिक मेथड है, इसको अभी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। इन फ्यूचर अगर हमें टाइम मिलेगा तो हम किसी न किसी क्वेश्चन में इसको क्या कर लेंगे, एक्सप्लेन कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको क्या किया, सबसे पहले वर्नर थ्योरी, पहले एक बेसिक आइडिया दिया कि वर्नर थ्योरी कब दी गई। तो अल्फ्रेड वर्नर ने 1893 में वर्नर थ्योरी प्रिडिक्ट की, ठीक है। देन उसके बाद मैंने बताया कि ये पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट थे जिनको 1913 में नोबेल प्राइज मिला था। फिर उसके बाद प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी बताया था, ठीक है। तो इस तरह से पूरी थ्योरी एक्सप्लेन हुई। लेकिन हाँ, अब भाई जब ये थ्योरी आई तो इसके बाद हमें नेक्स्ट थ्योरी की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। तो क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि इसके कुछ क्या थे, लिमिटेशंस थे। इसके कुछ क्या थे, लिमिटेशंस थे। तो हम क्या बोलेंगे, अब हम अगली चर्चा जो करेंगे वो करेंगे लिमिटेशंस ऑफ वर्नर थ्योरी। क्या बोलेंगे, जो अगली चर्चा है वो इसको क्या करेंगे, लिमिटेशंस ऑफ वर्नर थ्योरी, लिमिटेशंस ऑफ वर्नर थ्योरी, वर्नर्स थ्योरी, वर्नर्स थ्योरी। तो देखो भाई, अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि इस थ्योरी के लिमिटेशंस है और फिर भी इस थ्योरी को नोबेल प्राइज मिला था, एक्चुअली सबसे जो सिंपल थ्योरी थी वो वर्नर्स थ्योरी है, और सबसे एडवांस जो थ्योरी है, एलएफटी की बात नहीं कर रहा हूं, इन तीनों थ्योरी में से सीएफटी, वीवीटी और वर्नर्स थ्योरी में सबसे एडवांस थ्योरी सीएफटी है, समझ में। लेकिन नोबेल पुरस्कार किसको मिला था, नोबेल प्राइज मिला था वर्नर्स को, क्योंकि इसने चीजों को इनिशिएट किया था, समझ में। चीजों को शुरुआत में शुरू करना काफी हार्ड होता है, ठीक है। तो इस चीज को अप्रिशिएट करने के लिए उन्हें 1913 में क्या किया था,
क्या किया था, नोबेल प्राइज मिला था। तो देखो भाई, लिमिटेशंस ऑफ वर्नर थ्योरी, सबसे पहले किस कंपाउंड का कलर कैसे होगा ये डिसाइड नहीं कर पाया, तो सबसे पहले क्या होगा, कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कोई बात ही नहीं हुई थी, कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया भाई, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कि पैरामैग्नेटिक होगा या नहीं होगा, इसने क्या नहीं बताया, मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। अब ऑप्टिकल क्या होता है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, कायरल कंपाउंड जिसको बोलते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव है इनएक्टिव है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज को ये शो नहीं कर पाए प्रॉपर्टीज। और लास्ट जो है वो है आपका, ये एग्जैक्टली ये नहीं बता पाया कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसका जो ज्योमेट्री है वो फिक्स क्यों है, तो ये क्या नहीं बता पाया, वाई कोऑर्डिनेशन स्फीयर have a definite geometry। y देखो, y क्या आएगा, जो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसकी जो पर्टिकुलर ज्योमेट्री है वो किस तरह से, मतलब एक जो उसका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो किस तरह से एक फिक्स ज्योमेट्री दिखा रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, y कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज शोइंग इट्स फिक्स ज्योमेट्री, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थे, 3 लिमिटेशंस थी, ये लिमिटेशंस वीवीटी और सीएफटी के द्वारा क्या की गया, रिमूव कर दिया गया, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको पूरा वर्नर्स थ्योरी एक्सप्लेन की, ठीक है। एक बार क्विक रिव्यू ले लेते हैं, वर्नर्स थ्योरी किस में आई थी भाई, 1893 में एडोल्फ जो वर्नर्स थे उन्होंने एक्सप्लेन की थी, और उन्हें इसके लिए 1913 में क्या मिला था, नोबेल मिला था, ठीक है। 1913 में उनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है, इनको नहीं लिखते हैं, 1913 में उनको नोबेल प्राइज मिला था। और उसके बाद जाकर के मैंने बोला, इसने 2 वैलेंसी बताई थी, एक वैलेंसी बताई थी प्राइमरी वैलेंसी, और दूसरा क्या था, सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। जल्दी से एक बार रिकॉल कर लेते हैं, प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है, प्राइमरी वैलेंसी क्या है भाई, प्राइमरी वैलेंसी क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर, प्राइमरी वैलेंसी क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर। सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। उसके बाद ये क्या होते हैं, नॉन डायरेक्शनल होते हैं, नॉन डायरेक्शनल लिख देता हूं, नॉन डायरेक्शनल। और ये वाला क्या होता है, डायरेक्शनल होते हैं भाई, डायरेक्शनल। उसके बाद क्या होता है भाई, ये जो होते हैं ये आयनाइजेबल होते हैं, आयनाइजेबल। और ये क्या होते हैं भाई, नॉन आयनाइजेबल होते हैं, उसके बाद क्या होता है, ये एनायन से सेटिस्फाई होता है, एनायनिक लिगेंड। और इसमें क्या होता है, इसमें न्यूट्रल भी हो सकता है और वो क्या भी हो सकता है, एनायनिक भी हो सकता है, ठीक है। एक रिमार्क मैंने आपको बोला था कि एक ही आयन, मोस्टली वो जो एनायनिक लिगेंड होता है उसकी बात कर रहा हूं, एक ही लिगेंड ऐसा भी हो सकता है कि वो प्राइमरी वैलेंसी भी शो कर रहा है और सेकेंडरी वैलेंसी भी शो कर रहा है, समझ में आया। तो इट कैन पॉसिबल कि जो सिंगल लिगेंड है वो क्या कर रहा है, प्राइमरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई कर रहा है और सेकेंडरी वैलेंसी को भी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, एनायनिक लिगेंड लिखो या लिगेंड्स लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, कैन एक्ट एज प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी और क्या बोल सकता है, सेकेंडरी वैलेंसी की तरह वो करके क्या कर सकते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी और प्राइमरी वैलेंसी की तरह यूज हो सकता है। देन आपको बताया था कि किस तरह से क्या एविडेंस थी, तो एविडेंस पहला क्या था, प्रेसिपिटेशन था,
ठीक है। प्रेसिपिटेशन में क्या था, जितने आयनाइजेबल होंगे उतना ज्यादा AgCl3 मिलेगा, सॉरी AgCl मिलेगा। अगर 3 है तो 3 AgCl मिलेगा, 2 है तो 2 AgCl मिलेगा और 1 है तो 1 AgCl मिलेगा, ठीक है। और दूसरा वाला मैंने जो एविडेंस था वो क्या बताया, मोलर कंडक्टेंस मेजरमेंट, ठीक है। एक तीसरा मैंने आपको बताया था, कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि ये खुद ही जा करके एक क्या आ जाए, MCQ टाइप का आ जाए, तो वो वाला मैंने क्या बताया था, क्रायोस्कोपिक एक मेथड बताया था, तो उसको क्या बोलते हैं, मेजरमेंट ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये चीजें मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन की हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।